नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं हमारे पाठ दो बैलों की कथा की। और इसके पूर्व के भागों में हमने जो जो पढ़ा, एक बार उसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा उससे आगे अब हमें पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, हम यहां पर बात कर लेते हैं दो बैलों की कथा, जिसमें बात करते हैं दो बैलों की। तो दो बैलों के नाम है हीरा और मोती, उनके मालिक का नाम झूरी। ठीक है, दोनों उनके पास में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन एक दिन झूरी जो है वो अपने दोनों बैलों को अपने साले के साथ में अपने ससुराल भेज देता है। दोनों बैलों को ऐसे लगता है जैसे उन्हें बेच दिया गया हो, उनका मन नहीं लगता। और जब वे वहां पर पहुंचते हैं, ठीक है, जब वे वहां पर पहुंचते हैं तो वो बिल्कुल भी वहां पर खाना नहीं खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं। और जैसे ही रात होती है, रात होती ही वे क्या करते हैं, वहां से अपनी अपनी रस्सियां तोड़ाकर भाग निकलते हैं और पुनः झूरी के पास पहुंच जाते हैं। झूरी के पास पहुंच जाते हैं तो झूरी की पत्नी जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ठीक है, अगले दिन जो गया है वो फिर से उन्हें लेने आता है, और इस बार जो है वो उन्हें बैलगाड़ी में जोत कर लेके जाता है। और वहां पर मोती जो है बैलगाड़ी को खड्डे में गिराने की कोशिश करता है, हीरा उसे संभाल लेता है। और वे पहुंच जाते हैं एक बार फिर से गया के घर पर। गया वहां पर उन दोनों को बहुत बुरे ढंग से पीटता है, और पीटने के बाद उन्हें खाना भी नहीं देता है। खाना भी नहीं देता है, खाना नहीं देता है तो उनको अपमान महसूस होता है। अपमान महसूस होता है तो वे कुछ खाते भी नहीं है। अगले दिन गया उन्हें खेत लेकर जाता है हल जुतवाने के लिए। जैसे ही उनके उनके साथ में हल को जोड़ता है, ठीक है, तो दोनों एक तरह से जैसे कसम खा रखे होते हैं, उन्होंने अपने पांव नहीं उठाने, तो वे अपने पांव नहीं उठाते। तो गया ने हीरा के नाक पर जो है वो डंडे बरसाए, तो इससे जो है वो मोती बहुत क्रोधित हुआ और हल और जो है वो सारी चीजें तोड़कर भागे। ठीक है, ये भागे तो फिर थोड़ी दूर निकल गए। इनके पीछे गया और उसके सहायक आए, और गले में बड़ी बड़ी रस्सियां थी, इसकी वजह से ये वापस पकड़े गए। ठीक है, लेकिन मोती ने यह निर्णय कर लिया था कि अगर उसे किसी ने भी छुआ तो वो निश्चित तौर पर उसे बहुत बुरे ढंग से मारने वाला है। लेकिन जो हीरा है वो उसको समझा देता है कि ये हमारा धर्म नहीं है, और इस तरह से दोनों को पकड़ लिया जाता है और फिर से एक बार वापस उन्हें घर लाकर बांध दिया जाता है। यहां तक हमने पढ़ा। अब इसके बाद की चर्चा हम अब यहां पर पढ़ लेते हैं कि आज यहां पर इस घटना में क्या होने वाला है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे, घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली, दोनों को मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहां भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भेड़ों की थी, उसकी मां मर चुकी थी। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ। फिर से बांध दिया गया। बांध देने के बाद में क्या हुआ, बांध देने के बाद में यह हुआ कि उनके सामने आज एक बार फिर रूखा सूखा भोजन डाला गया। तो दोनों में से किसी ने भी उसमें अपना नांद में अपना जो है वो मुंह नहीं दिया, मतलब कुछ नहीं खाया। थोड़ी देर बाद जो है दरवाजा खुला और उसमें से एक छोटी बच्ची बाहर आई, और वो जो है अपने साथ में दो रोटियां लेकर आई। दो रोटियां लेकर आई, एक एक रोटी दोनों को खिलाया। एक एक रोटी उसने दोनों को खिलाई। अब जब दोनों ने वो रोटी खाई तो उसके बाद उन दोनों को ये एहसास हुआ, मन में ये एहसास हुआ कि यहां भी किसी सज्जन का, किसी अच्छे व्यक्ति का वास है, कोई अच्छा व्यक्ति यहां रहता है। वो भैरों की लड़की थी, उसकी माता जो है वो मर चुकी थी। ठीक है, और बैलों के साथ में उसे इतना प्रेम या उसे लगाव क्यों हो गया था, उसका कारण भी यहां पर प्रेमचंद जी स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कारण है, वो कहते हैं कि भैरों की पत्नी जो है वो मर चुकी थी। ठीक है, उसकी दूसरी पत्नी आ गई थी, मतलब वह बच्ची की कौन सी थी, सौतेली मां थी। ठीक है, वह सौतेली मां थी, वह उसे मारती रहती थी। इसलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते, और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। लड़की जो है वो किसकी थी, भेड़ों की थी। लड़की भेड़ों की थी, उसकी मां मर चुकी थी, तो वहां पर कौन था, सौतेली मां।
अब सौतेली माँ थी तो वो क्या करती थी, वह लड़की को मारती पीटती थी, खाना नहीं देती थी, जब और उससे खूब काम भी करवाती थी। जब बैलों के साथ उसने यही व्यवहार होते हुए देखा, जब उसने देखा कि उसके बैल जो हैं, मतलब उसके घर पर आने वाले बैल जो हैं वो अपने मालिक से बिछड़ चुके हैं, और ये जो नया मालिक अर्थात गया और जो है ये इसके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, बैलों को मारते हैं, पीटते हैं और उनसे काम भी खूब करवाते हैं, तो बालिका को बैलों के साथ में एक प्रकार से आत्मीयता हो गई, और उसी आत्मीयता के कारण वह उन्हें खाना खिलाने लग गई, और उसके एक एक रोटी खिलाने का इतना प्रताप हुआ, इतना बरकत हुआ, इतना फायदा हुआ कि मतलब इतना कठिन काम करने के बाद में, मार खाने के बाद में और सूखा भूसा खाने के बाद में भी दोनों जो है वो उसी प्रकार के हष्ट पुष्ट थे, उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया, केवल उस एक रोटी की वजह से। ठीक है, मतलब उस प्रेम से खिलाई गई एक रोटी की वजह से उनमें इतना परिवर्तन आया। ठीक है, जैसे हष्ट पुष्ट थे वैसे ही वहां पर भी वे वहां थे। आगे यहां पर बात समझ में। लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी आंखों में जो है वो रोम रोम में, उनकी आंखों में और रोम रोम में विद्रोह जल कर रहा था, कि मतलब उनका मन कर रहा था कि अब यहां से हम 9-2-11 ही हो जाएं। उनका मन था ही नहीं अब वहां पर रहने का। तो अब देखो क्या बात उनके मध्य में होती है, क्योंकि इससे पूर्व के भाग में हम बात कर चुके हैं कि दोनों एक दूसरे के मन के भावों को बहुत अच्छे से समझ लेते थे। और यहां पर देखिए दोनों ने आपस में क्या बात की। मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सा जाता हीरा। तो हीरा वापस कहता है, क्या करना चाहते हो? ये बात कौन कह रहा है? हीरा कह रहा है, संवाद के रूप में हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक आध को तो सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। तो अब यहां पर देखो, ये जो है ये कौन बोल रहा है? मोती। ठीक है, और ये जो है बात कौन बोल रहा है? पुनः हीरा। ठीक है, तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। ठीक है, यहां पर अब देखो क्या कह रहे हैं कि मोती जो है वो बहुत ज्यादा क्रोध से भर जाता है। वो कहता है, यार हीरा अब जो है वो चीज सहन नहीं होती, अब सहन नहीं होता यार, सहन की कोई शक्ति सीमा होती है, सहन की सीमा होती है, अब तो सहन शक्ति भी समाप्त हो रही है, अब सहन नहीं होगा भाई। तो वो कहता है, क्या करना चाहते हो? तो वो कह रहा है, एक आध को तो सींगों से उठाकर फेंक दूंगा, कि एक आध को तो सींग से उठाकर फेंक दूंगा तो अपने आप ही उनको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि नहीं, तुम जानते नहीं हो, हीरा कहता है कि तुम जानते नहीं हो कि ये प्यारी लड़की जो है उस भेड़ों की बेटी है, जो इस घर का मालिक है। कहने का अर्थ यह है कि गया भेड़ों का ही, अगर हम कहें तो भेड़ों का ही हो सकता है पुत्र हो। ठीक है, उसका मालिक है। ठीक है, और मालिक है तो सीधी सी बात है, अगर ये लड़की या भेड़ों को कुछ हो गया तो ये लड़की तो अनाथ हो जाएगी, इसको तो कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, तो वो कहता है, मोती कहता है, तो एक काम करता हूं कि उस सौतेली माँ को जो है वो सींगों से उठाकर फेंक देता हूं, सौतेली माँ को सींगों से उठाकर फेंक देता हूं। तो अब यहां पर देखिए हीरा कितनी समझदारी वाली बात करता है। हीरा कहता है, औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा कहता है कि आपको नहीं पता कि महिलाओं पर, औरतों पर हाथ नहीं उठाए जाते, हिम्मत नहीं दिखाई जाती, ताकत नहीं दिखाई जाती, ये आप भूल जाते हो क्या? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। तो मोती कह रहा है, तुम तो यार कोई भी बात मान ही नहीं रहे हो, बात बताओ सही, आखिर करें क्या? तुड़ाकर भाग चले। हीरा कहता है, हाँ ये बात सही है, ये मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। फिर दोनों आपस में बात करें कि भाई आखिर यहां से हम भागे कैसे। तो उसके संदर्भ में यहां पर बात हो रही है कि भाई हम जो है इस मोटी रस्सी को पहले चबा लेते हैं, और फिर जैसे ही एक झटका देंगे ये टूट जाएगी, और टूटते ही फिर दोनों यहां से हम भाग चलेंगे। ठीक है, इतने में ही क्या हुआ, घर से वो बालिका बाहर आ जाती है। बालिका रोटियां खिलाकर चली गई। दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे। जो बालिका थी वह पहले रोटी खिलाकर चली गई, और फिर उसके बाद में दोनों ने अपनी प्लान की तरह, जो उन्होंने योजना बनाई थी उस योजना के अनुसार दोनों ने
रस्सी को चबाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी मोटी थी, वो उनके मुंह में नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक जो है वो घर का द्वार फिर से खुलता है और वो बालिका बाहर आती है, तो दोनों जो है उसके हाथ चाटने लग जाते हैं। पूंछ खड़ी हो जाती है, तो वो बालिका उन्हें कहती है कि तुम दोनों को खोल देती हूं, यहां से तुरंत भाग जाओ, नहीं तो यहां के लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम दोनों को मार डालेंगे। क्या वो बात बताती है? वो कहती है, आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर ही आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो, है ना? तो अब यहां पर देखो क्या हुआ। उसने रस्सी खोल दी। उसने कहा कि आज जो है वो अंदर बात हो रही थी कि दोनों के नाक में नाथ डाल दी जाए। नाथ डालने का मतलब हो गया कि नाक के अंदर से लकड़ी वाला हिस्सा लेके नाक को बीन दिया जाता है और उसके बाद उसमें से रस्सी बांधी जाती है। फिर जैसे ही बेल और चलते हैं, उसको खींचा जाता है तो नाक में दर्द होता है, तो बेल जो है वो फिर उसका विरोध नहीं कर पाते, है ना? तो ये लड़की जो है वो कहती है कि भाई, उसने रस्सी को खोला और कहा तुम दोनों भाग जाओ, ठीक है? तो अब जो है वो मोती कहता है, यार अब चलना, अब क्या हुआ, रोहित ने रस्सी खोल दी ना, अब क्यों नहीं चल रहा? अब तो रस्सी खोल के ही चलना। तो हीरा कहता है, यार इसके प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सारे इस पर ही संदेह करेंगे कि हाँ जरूर इस लड़की ने खोला होगा। तो लड़की भी बहुत चतुर थी, वो एकदम से जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे भाई, जो फूफा के घर से बैल लेके आए थे वो भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, चिल्लाने लग गई। और इतने में दोनों को मौका मिल गया। इतने में क्या हुआ, दोनों को मौका मिल गया। अब यहां से दोनों 9-2-11 हो रहे हैं, ठीक है? अब देखो क्या हो गया। हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहां पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, ठीक है? फिर जैसे ही दोनों भागे, गया हड़बड़ाकर अंदर से आया बाहर, कह रहे भाई भाग रहे हैं, पकड़ो पकड़ो। तो दोनों और तेज भागे। गया उसके पीछे भागा, तो उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। अपनी रफ्तार बढ़ा दी तो गया ने एक पल निर्णय किया कि भाई मैं वापस अपने थोड़ा वापस गांव की तरफ आ जाता हूं और क्या करता हूं, अपने साथियों को, सहायकों को लेकर जाता हूं। लेकर जाऊंगा तो इनको पकड़ने में आसानी होगी। तो जब वो लेने आए तब तक उन दोनों को थोड़ा मौका मिल गया, तो वो और ज्यादा तेज भागकर बहुत दूर निकल गए। और जब दूर निकल गए तो एक अपरिचित रास्ते पर चले गए, अनजान रास्ते पर चले गए। नए नए गांव उन्हें मिलने लगे। सब जगह जो है वो उन्हें एकदम अनजाना सा लगने लग गया था। क्यों? क्योंकि देखो, भागते समय तो नजर नहीं आ रहा था कि हमें वास्तव में किस तरफ भागना है। आगे बात समझ में? आगे जो रास्ता मिला उससे भाग लिए, ठीक है? आगे देखिए। दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी। चढ़ने लगे। रह रहकर आट ले लेते कि कोई आ तो नहीं रहा। बहुत दूर चले गए थे, फिर आपस में बात करते हैं तो वो कहता है कि भाई हम तो बहुत दूर आ गए, और सबसे बड़ी बात, अनजान रास्ते पर आ गए, अनजान जगह पर आ गए, अब हम क्या करेंगे? तो मोती कहता है, तुम ही भागे थे बेतहाशा, बिना होश आवाज के भागे, जैसे रास्ता दिखा भागो। क्यों? क्योंकि वो स्थिति ऐसी थी, उस स्थिति से भागना भी जरूरी था। तो यहां पर वो भागे और फिर दोनों जो है वो क्या कहते हैं कि अब मालूम होता है रास्ता तो भूल गए, तो अब देखते हैं कि क्या करना चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए? तो अब देखो, मोती कहता है कि फालतू में भागे, इससे अच्छा उसको मार देते, ठीक है? तो यहां ये क्या कह रहा है कि नहीं, वो अपना धर्म छोड़ सकता है, वो मानव धर्म छोड़ सकता है, मानवीय धर्म छोड़ सकता है, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। हम जो है वो कभी भी प्रतिकार इस मामले में नहीं करेंगे, उसको हम उस पर हमला नहीं करेंगे। ये देखो कितनी समझदारी वाली बात हो रही है, ठीक है? और फिर उसके बाद में दोनों जो हैं, बहुत ज्यादा भूख लग गई थी और मटर, सामने मटर का खेत था, फसल खड़ी थी, और दोनों उस खेत में घुस गए और मटर को खाने लग गए। आगे बात यहां समझ, आगे देखिए। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया। मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे।
मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। दोनों जैसे ही भरपेट जब खाना खा लिया, खाना खाने के बाद में पहले तो बीच बीच में देखते रहे कहीं कोई आ तो नहीं रहा, खाना खाते खाते देखते रहे कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा, आ रहा है तो सीधे भाग चलो वापस। लेकिन जब पूरा खाना खा लिया तब तक भी कोई नहीं आया, तब उनको लगा अब तो आजाद हो गए अब हम पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं है। और जब आजाद हो गए तो दोनों उछलने लगे, कूदने लगे, मस्ती करने लगे, अपनी आजादी का आनंद मनाने लगे। और उस आनंद के बाद में उन दोनों ने अपने आप को, दोनों ने अपनी दोस्ती को थोड़ा और मजबूत करने के लिए मस्ती करनी शुरू कर दी। और उस मस्ती में दोनों ने आपस में सींग मिला लिए और मोती ने हीरा को जो है एक खाई में, खाई बनी हुई थी उसमें थोड़ा धकेल दिया तो वो उसमें गिर गया। तो हीरा को भी क्रोध आया और वह भी आकर मोती से पुनः भिड़ गया। और जैसे ही मोती को पता चला कि नहीं अब तो लड़ाई हो जाएगी, तो मोती जो है वो साइड में हो गया। देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि अगर दोस्तों में भी इसी प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। दोस्तों में भी इसी प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। क्या व्यवहार होना चाहिए कि अगर हम मस्ती करते हैं तो मस्ती करने के साथ में हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मस्ती जो है वो कहीं हमारी मर्यादा को तोड़ते हुए उस लड़ाई में परिणित ना हो जाए और जिसका परिणाम जो है वो बहुत बुरा निकले। इसलिए अगर ऐसा कुछ भी बने तो हमें उस स्थान से दूर हो जाना चाहिए और यही यहां पर मोती ने किया। बढ़ते हैं आज आपने क्या सीखा उसकी तरफ। आज हमने सीखी सज्जनता। देखिए जब हम इस के बारे में बात करते हैं तो देखिए वह बालिका जिसकी सौतेली माँ उसे इतनी मारती थी, उस निर्दयी परिवार में भी, उस निर्दयी परिवार में भी एक सज्जन व्यक्ति का वास था। मतलब सज्जनता जो है वो उम्र देखकर नहीं, कहीं ना कहीं जो है वो अपना घर बना ही लेती है और अपने विशिष्ट गुणों के कारण अपनी विशिष्ट पहचान पाती है। यहां पर देखिए कि बालिका ने दोनों बैलों की सहायता की, दोनों बैलों को रोजाना रोटी खिलाई, तो उसकी बरकत ये हुई कि वे दोनों हष्ट पुष्ट ही रहे, है ना। और ये जो हुआ क्यों हुआ, उस बालिका के प्रेम की वजह से ही हुआ, उसकी सज्जनता की वजह से ही वे वहां से, गया के घर से भाग पाए और आजादी प्राप्त की। आगे बात यहां पर समझ में, ठीक है, आगे समझ में। बढ़ता हूं अब हमारे प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात आती है, दोनों बैलों को सूखे भूसे के अलावा क्या खाने को मिला? हरा चारा, दो रोटियां, चना और कुछ नहीं। बालिका जो है उसने क्या खिलाया? बालिका ने क्या खिलाया? सीधी सी बात है, दो रोटियां बालिका ने खिलाई, दो रोटियां बालिका ने खिलाई। आगे बात समझ में, ठीक है। बढ़ता हूं आगे। अगला है, छोटी बच्ची कौन थी? मालिक की बेटी, हीरा की देखभाल करने वाली, भैरों की बेटी, नौकरानी की बेटी। तो देखिए भैरों की बेटी, ठीक है, यहां पर क्योंकि पाठ में नाम आया हुआ है, भैरों की बेटी थी, भैरों की बेटी थी, तो भैरों की बेटी थी वो। और उसकी माँ जो है मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। बैलों के साथ में वैसा ही व्यवहार होते देखकर उसके मन में दया भाव उमड़ आया और इसी वजह से वह उनको रोटी खिलाने लग गई, ठीक है। क्योंकि अगर ये प्रश्न बनता भी है कि छोटी बच्ची को दोनों बैलों के प्रति प्यार क्यों उमड़ आया, तो उसका उत्तर यही बनेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। बढ़ता हूं आगे। मोती ने मूक भाषा में क्या कहा? लड़ो, डरना नहीं, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो, चलो आराम करें, हीरा तुम आगे बढ़ो। देखो उत्तर आएगा बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो, ठीक है। ये यहां पर मोती ने सोचा। आगे होगी बात यहां पर समझ में, ठीक है। बढ़ता हूं आगे। दोनों बैल कहां भाग गए? जंगल की ओर, गांव की ओर, परिचित मार्ग पर, अनजाने गांव की ओर। तो देखिए अनजाने गांवों की ओर, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक बार फिर से थोड़ा सा याद रखें कि क्या हुआ। दोनों बैल जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और विद्रोह झलक रहा था, तो उनको था कि हमें तो अब यहां से निकलना ही निकलना है। और
उनके निकलने में सहायता किसने की? निकलने में सहायता की भेड़ों की पुत्री, उस बालिका ने जो उन्हें रोजाना रोटियां खिलाती थी। उसने सहायता की, दोनों भागे, बेतहासा भागे, लेकिन परिचित राह पर नहीं भागे थे, अपरिचित रास्ते पर भागे और अनजान गांव की तरफ पहुंच गए। मतलब वो जो पहुंचे वो अनजान गांव में पहुंच गए थे, जहां पर वो पहले कभी भी नहीं गए हुए थे। जहां पर वो पहले कभी नहीं गए हुए थे, उन अनजान गांव पर पहुंच गए थे। तो उत्तर हमारा बनेगा अनजान गांवों की ओर। ठीक है, जंगल की ओर नहीं, गांव की ओर नहीं, परिचित नहीं। अब देखो, कई जो है वो बच्चे भ्रमित हो जाएंगे, वो गांव की ओर करेंगे, तो गांव की ओर उत्तर नहीं होगा, क्योंकि गांव का मतलब हो गया वो अपने गांव की ओर भागना। ठीक है, अपने गांव की ओर वो नहीं भागे थे, अपने गांव की ओर नहीं भागे थे, वे तो अनजाने गांव की ओर भाग चले थे। ठीक है, बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। भागते समय बैलों ने किस फसल को खाया? जब बैल जो है वो भागे, और भागने के बाद में जब वहां वो रुके, ठीक है, तो उसके बाद में उन्होंने कौन सी फसल जो खड़ी थी उसको खाया? क्या वो चने की थी, क्या वो मटर की थी, क्या गेहूं की थी, क्या धान की थी? वो तो भाई मटर की फसल थी। मटर का खेत सामने था, दोनों उसमें घुस गए और खाने लगे। दोनों उसमें घुस गए और खाने लगे। तो अब यहां पर अगर हम बात करें, तो मैं आप लोगों को कहूं कि आज जो हमने पढ़ा उसमें उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों ने ये बात तो समझ ली होगी कि अगर हम एक होकर रहते हैं तो कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए तो हम उसका सामना कर सकते हैं। आज देखिए, दोनों जो है मित्र होने का सही सही हक अदा करते हैं, दोनों एक साथ भागते हैं। ठीक है, लेकिन हीरा जो है वो ये भी मन में विचार रखता है कि अगर हम भागे और उसका परिणाम जो है उस बच्ची को भुगतना पड़ा, तो इसके लिए वो एक बार के लिए रुक भी जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जानवरों के माध्यम से भी प्रेमचंद जी ने हमें यह सिखाया है कि हमें जो है कभी भी कभी भी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। हमें जो है वो कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। क्या भाव रखना चाहिए? कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। जो हमारा भला करे, हमें उसका भी भला ही सोचना चाहिए, हमें उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, ये बात यहां पर बातों बातों में बहुत अच्छे ढंग से प्रेमचंद जी ने हमें सिखा दी। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और उम्मीद मैं ये भी करता हूं कि आपको ये पाठ, ये कहानी बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छी लग रही है। बहुत जल्द हम इसमें और क्या क्या होने वाला है, अब बैलों के साथ और क्या होगा, इन सब को जानने के लिए, इन सब को समझने के लिए, अब बैलों को और नए ढंग से उनकी शरारतों को देखने के लिए मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।